आज बात करने के लिए जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। समीर, ओवरऑल देखा जाए तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से? आपको लगता है कुछ अच्छे कदम उठा सकती है गवर्नमेंट? मुझे लगता है जी कि इस बार बजट से एक्सपेक्टेशन थोड़े कम है। ये नहीं कि कोई कह रहा है कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, बट लगता है कि बजट का हर साल जो है इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें बजट में होती हैं वो नॉर्मली होती हैं टैक्सेस, एक होते हैं डाइवेस्टमेंट्स, एक होता है किसी सेक्टर को लिबरलाइज करना या कोई डाइवेस्टमेंट वगैरह अनाउंस करना या प्राइवेटाइजेशन। ये बड़ी बड़ी चीजें मार्केट को हमेशा इंटरेस्टिंग लगती थी, और ये सब चीजें मोस्टली मुझे लगता नहीं है कि इनमें कोई आप बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस आपने रिसेंटली कट किए, कैपिटल गेन्स वगैरह का मुझे लगता नहीं कि कोई गवर्नमेंट का व्यू है कि ये सब चीजें चेंज करी जाए या एसटीटी चेंज किया जाए। और जो डाइवेस्टमेंट वगैरह है उसमें पुरानी डाइवेस्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, जैसे बीपीसीएल वगैरह। तो अगर आप उसको उसी को रीएम्फसाइज करेंगे या नहीं करेंगे या एक आध और का नाम भी जोड़ दें, इससे मुझे लगता नहीं कि मार्केट को कोई बड़ा प्लस या माइनस फायदा होगा। इसलिए मुझे लगता है इस बार का बजट मार्केट के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन समीर, एक थोड़ा बहुत जो इनफैक्ट ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के बाज़ारों के लिए और इकोनॉमीज़ के लिए जो कंसर्न है वो है महंगाई की दर, और इसे लेकर जाहिर सी बात है भारत में वैसे ही सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है कंसिडरिंग कि इलेक्शन सीज़न है। आपका व्यू क्या है, इस पर कुछ फोकस रहेगा सरकार का? में एड्रेस ही नहीं किया जाएगा जी। बजट में इन्फ्लेशन की बात होगी नहीं, वो तो आरबीआई का काम है। और वैसे भी बजट में वो कभी बोल ही नहीं सकते कि जी इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो उसको टैकल करने का कैसे बोले अगर आप पहले मतलब गवर्नमेंट के उसमें नहीं है ना, ये दायरे में। ये तो आरबीआई की पॉलिसी में होगा। लेकिन वैसे अगर इंडिया की इन्फ्लेशन देखी जाए और यूएस वगैरह की इन्फ्लेशन देखी जाए, तो इंडिया की इन्फ्लेशन हमेशा 5% के करीब होती थी और यूएस की 2 होती थी। अब यूएस की 7% है और इंडिया की 5-6 है। तो एक्चुअली इंडिया ने बेटर किया है यूएस से या डेवलप्ड मार्केट से इस बारी। और कुछ पार्ट ऑफ दिस इन्फ्लेशन इसलिए भी है क्योंकि ये कोविड के लिए एम्प्लॉयज नहीं मिले, वर्कर्स नहीं मिले, कोई बीमार हो गए, कोई बीमार को हेल्प कर रहे हैं, कोई मतलब फैमिली में कुछ हो गया, या चाइना में कई चीज़ें बंद हो गई, उनकी सप्लाई बंद हो गई, ये अपना सेमीकंडक्टर में शॉर्टेज हो गई। तो कुछ चीज़ें जिसमें हमें हमारा बजट और आरबीआई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इन्फ्लेशन का ये है कि अगर यूएस में रेट्स बढ़े तो इंडिया भी, मुझे लगता है अगर वहाँ 4 रेट बढ़े तो इंडिया में भी 1-2 बार हाइक हो सकती है। लेकिन ये बजट के उसमें नहीं आएगा मेरे हिसाब से। देश का हर नागरिक देश के विकास की गाड़ी का अहम पहिया है, जो हर साल बेसब्री से बजट आने के इंतजार में रहता है। आपकी जिंदगी में बजट के क्या मायने हैं? क्या इस बार होगी ज्यादा बचत या बढ़ेगा खर्चा? टैक्स दर में होगी कटौती या होगा इजाफा? देखिए बजट 2022 का सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण सरल अंदाज में सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। चले बिल्कुल एक बार फिर से समीर अरोड़ा के पास वापस चलते हैं। समीर, क्योंकि अब ब्रेंट क्रूड और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो एक बड़ा कंसर्न है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह की रफ्तार क्रूड ने पकड़ी हुई है और अभी तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि $100 तक जाएगा, $100 तक जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट इसे एड्रेस कर सकती है इस इशू को? ये जी गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी एड्रेस कर दिया कि उन्होंने सारे पहले पास ऑन कर दिए सारे ऑयल प्राइसेस जो पहले यूपीए के टाइम में सब्सिडी होती थी, अब वो तो हाथ के हाथ पब्लिक को दे देते हैं वो प्राइस है, और साथ में उनके ऊपर उनके अपने टैक्स भी लगे हुए हैं। तो एक्चुअली तो किसी दिन अगर ऑयल बहुत बढ़े तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना टैक्स कट कर देना चाहिए ताकि एंड कंज्यूमर पर पूरा वो ना पड़े, क्योंकि पहले तो प्राइस कम थी तो उसके बदले में वो टैक्स ले रहे थे। अब अगर प्राइस भी बढ़ जाए और वो टैक्स भी पूरा रखा जाए तो इंडिया की प्राइसेस तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी देन पब्लिक के लिए भी, और अगर ग्लोबल कंपैरिजन भी करें। पर मुझे लगता है उसका अभी वो नहीं बोलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अब टैक्स बढ़ा नहीं सकती है इस चीज़ के ऊपर। इसमें तो टैक्स अगर किसी दिन घटाना पड़ना हो सकता है अगर ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाए। तो इसका खाली हमारे को ये देखना होता है कि बजट में वो क्या अमाउंट प्रोजेक्ट करते हैं फॉर कलेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस, जिसमें ऑयल के ऊपर जो टैक्स है उससे समझ आती है थोड़ा सा कि उन्होंने क्या सोचा है। और मुझे लगता है वो अभी उसको अपना फ्लैट ही गिनेंगे, क्योंकि वो ये तो
ऑयल टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता, चाहे जो भी हो जाए ऑयल प्राइस को। अगर कम होगी ऑयल प्राइस तो वो वही का वही टैक्स रख लेंगे, अगर ऑयल प्राइस बढ़ गई तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, जैसे उन्होंने भी रिसेंटली थोड़ा कट किया था टैक्स ऑन ऑयल। बट ऑयल का जो इशू है उसमें बजट वगैरह में ना वो ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं हो सकती है कि क्या ऑयल की प्राइस प्रोजेक्ट करी जाए, तो जो आज की प्राइस होती है लास्ट डे की वही गिनी जाती है कि दिस इज़ द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। समीर, अब आपने सही कहा, और ये कुछ हद तक बजट एक जाहिर सी बात है, एक एक्सरसाइज है, हर साल होती है, आता भी है हर साल, लेकिन उसके बाद मार्केट को उसके बियॉन्ड देखना पड़ता है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो आपको इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं जहां पर लंबी अवधि में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हो आपको? पहले हम बजट के हिसाब से इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब कम हो गया है, क्योंकि बजट में अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होगा जी, ये होगा, या स्पेंडिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो बजट के आसपास वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स बड़े चलते थे या चलते हैं। लेकिन अब हमें समझ आई है कि इसका स्टॉक से कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप बोलें कि जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग 15% 20% बढ़ा दी है, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर इतना कोई बढ़ाए, लेकिन वो अब किस सेक्टर में, वो अगर आप रोड में बढ़ाएंगे कि आप एग्रीकल्चर में बढ़ाएंगे, कि आप एग्रीकल्चर नहीं मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे, कोई डैम बनाएंगे, ये चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं और इतना लंबा काम होता है कि उसका डायरेक्ट स्टॉक पे 1 to 1 वो खाली उसी 2 दिन के लिए चलता है। और सेकेंड बात हमने सीखी लास्ट अपने एक्सपीरियंस से कि जिन कंपनीज में गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्टली आपका कस्टमर गवर्नमेंट होता है, उसमें गवर्नमेंट से पैसे रिकवर करना भी आसान काम नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा आप बजट को ऐसे ना देखें, बजट अगर ओवरऑल जनरल पॉजिटिव है मार्केट के लिए, आप शेयर वही खरीदें जो आपको वैसे खरीदने चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल्स में हो या कंज्यूमर में हो या टेक फार्मा वगैरह में हो, लेकिन बजट को देख के बजट की चीज़ें ना लें, बिकॉज उसका कनेक्शन 1-on-1 बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे नॉर्मली ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा होती थी मैच, कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बढ़ गया है तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ले लिया जाए। लास्ट 4-5 साल में हमने सीखा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जी हाँ, आपने बहुत सही बात की। तो अगर बजट के बियॉन्ड स्टॉक्स की बात करें समीर, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप इस समय खरीदारी कर रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से, जो करेक्टिव फेज देखा बाजार में? हम तो खाली 3 सेक्टर्स में ज़्यादा निवेश करते हैं। एक तो है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें हम ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल लेते हैं, उसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह। सेकंड हम लेते हैं अर्बन कंज्यूमर, जो चीज़ें मिडिल क्लास कंज्यूमर या अर्बन कंज्यूमर को बिक रही हैं वो हम ज़्यादा उसमें वो करते हैं ऑन द बेसिस कि अगर वो 300-400 मिलियन लोगों में भी वो पेनिट्रेशन उसकी कम है तो वो सालों साल वो स्टोरी चल सकती है। और तीसरा हम जनरली लेते हैं IT फार्मा। हम ये 3 चीज़ों में ज़्यादा करते हैं बिकॉज ये इंडिया की सेक्युलर लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं और जो डेमोग्राफिक वगैरह उनके लिए फ़ायदे हैं। और जो बाकी सेक्टर्स होते हैं जैसे कमोडिटीज़ हो गया या PSUs हो गया या इंडियन कंपनी जो बहुत ज़्यादा बाहर जिनके बिजनेस हैं जैसे टाटा मोटर टाइप्स, वो हम नहीं करते हैं। ऑलराइट, बस एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे समीर कि यहाँ से अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक होराइजन देखें तो आपको, हालांकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जाहिर तौर पर इंडिया ऑलरेडी एक बुल रन में है, इस तरह की सारी बातें हम ऑफ कोर्स इसको माइंड में रखते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि आपका अपना पर्सनल एक व्यू क्या है, मीडियम टू लॉन्ग रन में कहाँ देखते हैं आप बाजार को? मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में तो सब चीज़ें कहनी आसान होती हैं, क्योंकि सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स डू बेटर देन ऑल्टरनेटिव्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें हमारे पास 14 कंट्रीज का मेरे पास डेटा है 100 साल का। आप किसी पॉइंट से अगर लॉन्ग टर्म करें जैसे 7-10 साल, अब कहानी सारी होती है कि मीडियम टर्म में क्या होगा या 1 साल में क्या होगा, और उसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी होती है। और अब वो अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ गई है इस साल, क्योंकि US मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह की अनाउंसमेंट्स आई हैं, ऑल्दो वो US के लिए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया पे इस तरह होता है कि अगर US मार्केट गिर जाए 10-15% तो इंडियन मार्केट के लिए 15% बढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फ्लैट हो जाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड वेरी गुड। तो इसलिए ये सब बातें अगर आप खाली लॉन्ग टर्म कहें तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि
इक्विटी मार्केट जो है आपको आपके ऑल्टरनेटिव से बहुत बेटर रिटर्न देते हैं, लेकिन वो क्योंकि बीच बीच में ऊपर नीचे जाते हैं इसलिए ज़्यादा रिटर्न मिलता है, बिकॉज वो वॉलेटिलिटी देखनी पड़ती है। तो इस समय जो करेक्शन हुई है वो करेक्शन अब खत्म हो गई है कि अभी 10% और गिरेगी, ये कहानी तो किसी को समझ नहीं आती। बट उसी के लिए थोड़ा आदमी कॉशियस हो सकता है थोड़े 1-2 महीने के लिए, जब तक यूएस की क्लैरिटी ना आ जाए। लेकिन अगर आप पक्का आपको कन्विंस्ड हैं कि आप 2-3 साल और ऊपर की बातें कर रहे हैं, तो आपको ये करेक्शन एकदम आप यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म में होराइजन अच्छा लगता है। समीर अरोड़ा हमसे आज बात कर रहे थे लॉयस कैपिटल से।